अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम डाइव करते हैं क्लास 9 बायोलॉजी के 7th चैप्टर के एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक में, एनर्जी ट्रांसफर एंड द इंट्रोडक्शन टू फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसी अमेजिंग जर्नी है जो सूरज से शुरू होती है और आकर आपके अंदर खत्म होती है। सो लेट्स रियली थिंक अबाउट दैट। वो सितारा जो हमसे 93 मिलियन माइल्स दूर है, उसकी एनर्जी आपके हर मूव को, हर सांस को पावर कैसे करती है। लेट्स ट्रेस दिस इनक्रेडिबल जर्नी। तो इस एनर्जी के सफ़र को समझने के लिए हमें पहले उस साइंस को देखना होगा जो ऐसे स्टडी करती है, बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स को आप लाइफ का इकोनॉमिक्स समझ लें। बेसिकली ये वो साइंस है जो देखती है कि लिविंग थिंग्स अपनी एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। इट्स रियली कूल क्योंकि यहाँ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों आकर मिल जाते हैं। तो एनर्जी का फ्लो ना बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चेन है। सब कुछ शुरू होता है सूरज से। उसकी लाइट एनर्जी को प्लांट्स पकड़ते हैं और उसे बदल देते हैं केमिकल एनर्जी में, यानी हमारे खाने में। फिर हम जैसे ऑर्गेनिजम्स इस खाने को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी की हर एक्टिविटी को फ्यूल करते हैं। लेकिन आखिर ये एनर्जी इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जाती कैसे है? इसका राज छुपा है एक खास केमिकल रिएक्शन में, जिसे कहते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। इट्स ऑल अबाउट द डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारी बॉडीज के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर असल में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है। जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, तो वो अपने साथ एनर्जी भी लेकर चलता है, बिल्कुल एक छोटे से कोरियर की तरह। और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। और ये स्लाइड एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को इतना सिंपल बना देती है। जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, और जब दूसरा मॉलिक्यूल उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो हम कहते हैं कि वो रिड्यूस हो गया। सिंपल सा तरीका याद रखने का। Leo the lion says, Jur. Loss of electrons is oxidation, gain of electrons is reduction. Easy, right? तो हमारे सेल्स में कुछ खास मॉलिक्यूल्स हैं जैसे NAD+ और FAD। इनको आप एनर्जी शटल्स या एनर्जी टैक्सी समझ लें। जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो ये बन जाते हैं NADH और FADH2, बेसिकली फुल चार्ज्ड टैक्सीज। फिर ये इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को सेल में वहां ले जाते हैं जहां उनकी ज़रूरत होती है। ओके, तो हमने देख लिया कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, लेकिन सेल इसे स्टोर कैसे करता है, एक ऐसी फॉर्म में जिसे वो फौरन यूज कर सके। यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मास्टर मॉलिक्यूल एटीपी की। सोच के देखें, एटीपी आपके सेल्स की यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है। जैसे आप हर चीज खरीदने के लिए पैसे यूज करते हैं, वैसे ही आपके सेल्स हर काम के लिए, चाहे वो मसल कंट्रैक्शन हो या नर्व इंपल्सेस, एटीपी खर्च करते हैं। ये बिल्कुल एक छोटी सी पावरफुल रिचार्जेबल बैटरी की तरह है। और ये है वो खूबसूरत एटीपी साइकिल। देखें, हाई एनर्जी एटीपी के पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। जब आखिरी फॉस्फेट का बॉन्ड टूटता है तो एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और एटीपी बन जाता है एडीपी, जिसके पास सिर्फ 2 फॉस्फेट्स हैं। फिर जो एनर्जी हमें खाने से मिलती है वो इस तीसरे फॉस्फेट को वापस जोड़ देती है और एडीपी वापस रिचार्ज होकर एटीपी बन जाता है। कितना एफिशिएंट सिस्टम है ना? और हाँ, ये कोई हल्की फुल्की एनर्जी नहीं है। एक फॉस्फेट बॉन्ड के टूटने से 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी निकलती है। ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो हमारे सेल्स की कॉम्प्लेक्स मशीनरी को चलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि इन अरबों खरबों एटीपी बैटरीज को चार्ज करने के लिए एनर्जी आती कहाँ से है? इसका जवाब है कुदरत की सबसे शानदार फैक्ट्री में, फोटोसिंथेसिस। ये जो सिंगल इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, ये ज़मीन पर ऑलमोस्ट सारी जिंदगी की बुनियाद है। ये वो मैजिक फॉर्मूला है जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स को उस फ्यूल यानी ग्लूकोज में बदल देती है जो पूरी दुनिया को पार करता है, और उस ऑक्सीजन में जिसे हम सांस लेते हैं। तो इस मैजिक को अंजाम देने के लिए प्लांट्स को 4 ज़रूरी चीज़ें चाहिए। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, ज़मीन से पानी, एनर्जी के लिए धूप की रोशनी, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लोरोफिल, वो ग्रीन पिगमेंट जो सूरज की रोशनी को कैद करता है। फोटोसिंथेसिस असल में 2 स्टेजेस में होता है। पहला है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में होता है, जहां सनलाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी और एनएडीपीएच बनाए जाते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेज, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। ये स्ट्रोमा में होता है और इस स्टेज में उसी एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज यानी शुगर बनाई जाती है। तो अब हमें पता है कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है।
लेकिन चलिए अब इस बात को कनेक्ट करते हैं कि ये इतना ज़रूरी क्यों है, हर जिंदा चीज़ के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। देखें, फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बनता है ना, वो सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं है, वो एक सुपर वर्सेटाइल मॉलिक्यूल है। कुछ तो फॉरन एनर्जी के लिए यूज़ हो जाता है, बाकी को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, या फिर उसे प्रोटीन्स और फैट्स जैसे दूसरे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए एज अ बिल्डिंग ब्लॉक इस्तेमाल किया जाता है। In the end, it all comes down to this. हम सब, in a way, photosynthesis की ही पैदावार हैं। जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, इवन हमारी प्लैनेट का स्टेबल क्लाइमेट, ये सब इसी एक अजीम प्रोसेस का तोहफा है। तो आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, अगर फोटोसिंथेसिस अचानक रुक जाए तो इस जमीन पर क्या असर होगा? इट्स अ क्वेश्चन वर्थ पॉन्डरिंग। आई होप एनर्जी का ये सफर आपके लिए उतना ही फैसिनेटिंग था जितना मेरे लिए है। देखने के लिए शुक्रिया।